हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुरान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप क्लास 9 का मैथ की दुनिया में आपको दिख रहा है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 आपको लाइन एंड एंगल लेके आया हूँ। बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज यूक्लिड चाचा को फिर से हम लोग नमन करेंगे और यूक्लिड चाचा को फिर से हम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? फादर ऑफ ज्योमेट्री दिख रहा है आपको। और एक बात और बता दे रहा हूं आपको, इसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय मैंने पूरी तरह से अपलोड कर चुका हूं वीडियो में। 2 पार्ट वीडियो बनाया हूं। पार्ट 1 में पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरम पूरा पढ़ा दिया हूं। पार्ट नंबर 2 में एग्जाम्पल कराया हूं और थ्योरम कुछ करा दिया हूं। पूरी की पूरी तरह से मैं खत्म कर दिया हूं। चैप्टर नंबर 5 आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया हूं। अच्छा, आपको मैं एक वादा भी किया था, टारगेट भी बना के चला हूं। क्या टारगेट है हमारा? कि पूरी ज्योमेट्री इस यूट्यूब चैनल पे खत्म करना है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन पूरी हमको यहाँ पे खत्म करना है। कक्षा 9 और 10 को टारगेट लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक, तो मैंने ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका जो बेसिक पॉइंट होता है, यूक्लिड चाचा ने जो दिया लाइन, पॉइंट, प्लेन के बारे में, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका। ठीक, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, हम शुरू करते हैं काम की बात। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ काम की बात ही करने आए हैं, बकवास करने बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, तो देखिए, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा कंटेंट बना हुआ है। तो ये पार्ट नंबर हमारा वीडियो रहेगा। आइए देखते हैं आज का सुविचार। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर एक वीडियो में एक नया नया सुविचार लेके आते हैं, जिससे कि हमारे प्यारे बच्चे मोटिवेट होकर के खूब अच्छी से मेहनत करें। और ज्योमेट्री अगर जिसका अच्छे से मन लग गया ज्योमेट्री में, इन सब चीज़ों में जिसका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो समझ लीजिए कि वो मैथ के लिए उसको डर कभी नहीं आने वाला है। यानी कि मैथ का डर तो उसका बिल्कुल पूरी तरह से चला जाएगा। मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाना है तो छोटी छोटी चीज़ें कैसे आया, क्या कैसे, सब कुछ सिखा दूंगा। वृत्त पढ़ाऊंगा तो वृत्त के बारे में कई कई गणितज्ञ लोगों ने बहुत कुछ बोला है। जब वृत्त पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको ज्योमेट्री में। आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृत्त को 2 गणितज्ञ थे, एक थेल्स थे और एक आर्किमिडीज थे। थेल्स ने क्या बोला कि वृत्त एक क्या होता है, आयताकार आकृति होती है। आर्किमिडीज ने क्या बोला कि वृत्त एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। जानते हैं आप, ऐसा होता है? होता है। मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वृत्त एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, वृत्त एक आयताकार आकृति होती है, चतुर्भुज की आकृति होती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि वृत्त की लंबाई और चौड़ाई भी होती है। यस, होती है, दिखाएंगे आपको, जब वृत्त पढ़ाएंगे बताएंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं आज का सुविचार। देखिए क्या दिया है, जब किसी काम को करने से डर लगे तो हमेशा याद रखना, यह संकेत है कि आपका वाकई में बहादुरी से भरा हुआ काम है। जब आपको कोई काम करने में डर लगे, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ने में डर लग रहा है, लेकिन डर से आपको क्या करना है, जीतना है। अगर आप जीत गए तो मान के चलिए कि आप बहादुरी का काम कर रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, आपको मैथ से डर भगाना है और जीतना है। काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक, कक्षा 9 के 10 के जो भी बच्चे हैं, वाकई में बहुत अच्छे से मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, उसको आप क्लियर कर लीजिए, मैथ का डर भगा दीजिए जी। क्योंकि डर भगाने से आप कौन सा काम करेंगे, बहादुरी से भरा हुआ काम करेंगे। आप कोई काम करने में अगर बहादुरी दिखा रहे हैं, इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से तो आप मोटिवेट हो चुके होंगे। लेकिन आते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक, मुद्दे की बात क्या है, टॉपिक हमारा क्या था, लाइन एंड एंगल। आप जानते हैं लाइन एंड एंगल हमारा टॉपिक था। ठीक है, कहाँ गया ये लाइन एंड एंगल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेखा क्या होती है। तो रेखा के बारे में हम क्या पढ़ा सकते हैं, यूक्लिड चाचा ने पूरी तरह से नहीं बता पाए तो हम क्या चीजें हैं। ठीक है, तब भी हम बताने की कोशिश करेंगे रेखा क्या होती है। अब देखिए, यूक्लिड चाचा ये हैं, ये बगल में, ये देखो बैठे हैं, ये यूक्लिड चाचा हैं। इन्होंने क्या किया था, रेखा हो गया, बिंदु हो गया, और क्या बोल दूं, प्लेन मतलब सरफेस यानी कि पृष्ठ। इन तीनों के बारे में पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जब यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पूरा दिखाया था, तब आपको दिखाया था
क्यों? क्योंकि लाइन को कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी थिकनेस क्या है, सब कुछ क्या है, क्योंकि लाइन के बारे में भी इन्होंने बोला कि ये क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब ऐसी कोई लाइन है जो चौड़ाई ना हो, उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि चौड़ाई कहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये ना डिफाइन वाले शब्द हैं, ये यानी कि रेखा ऐसी होती है जिसको दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सके, ठीक। इसकी चौड़ाई भी नहीं होती है। अब बताओ बिना चौड़ाई की कोई लंबाई हम बना सकते हैं? तो कुछ न कुछ तो थिकनेस तो होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए यूक्लिड चाचा, बिंदु को भी डिफाइन नहीं कर पाए। अब बिंदु क्या है, इससे भी छोटा हो सकता है और भी इससे छोटा, कोई भी बिंदु बोलेंगे तो मैं बोलूंगा उससे भी छोटा हो सकता है, उसको भी डिफाइन नहीं कर पाए। और पृष्ठ क्या है, तो पृष्ठ इन्होंने बताया कि कोई भी चीज पृष्ठ होती है इसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई और मोटाई न हो, समझ गए? सब में थोड़ा ना थोड़ा मोटाई होती है। आपको अगर किसी कागज का प्लेन दे दूं, एक पेज दे दूं आपको, मान लीजिए कोई भी कागज का प्लेन हो, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई प्लेन कागज का है, तो बताइए कागज की लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, उसकी थोड़ी ना थोड़ी तो मोटाई है ना, थोड़ी ना थोड़ी। तो यूक्लिड चाचा ने इसको डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए इसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि पृष्ठ वहाँ होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, सॉरी मोटाई नहीं होती है। तो मोटाई तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा ना थोड़ा तो होती है ना, तो वही थोड़ा थोड़ा जो होती है वही की वजह से अनडिफाइंड कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। तो सरफेस क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, हमने इसको बताया। अब रेखा के बारे में हमने बता दिया, रेखा क्या होती है। अब जानते हैं हम लोग रेखा के प्रकार, ठीक है, रेखा के प्रकार। अब देखिए आपको रेखा पूरे 10 तरीके की दिख सकते हैं। कितने तरीके से? 10 तरीके से दिख सकते हैं, 8 तरीके से। और भी देखिए रेखा के बाद क्या क्या बनता है, लाइन रेखाखंड बनता है, आप जानते ही होंगे, पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में रेखाखंड पढ़े थे, लाइन सेगमेंट। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, किरण पढ़े थे, किरण जिसको बोलते हैं क्या, रे, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होती है, जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी कि टू एंड पॉइंट हो, क्या हो, टू एंड पॉइंट हो, वो क्या होता है, हमारा रेखाखंड होता है। जैसे मैंने ये ले लिया, ये क्या है हमारा ए और बी, ए भी क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। रेखा क्या होती है, रेखा तभी हमने बताया था, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, यानी कि ए और बी ले लिया। रेखा से ही हमारा क्या बनता है, रेखाखंड। इसमें कोई दो बिंदु को फिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, रेखाखंड। और किसी एक बिंदु को फिक्स कर दो और दूसरे को बिंदु फिक्स ना करो तो हो जाता है किरण। तो किरण क्या होता है, इसका कोई एक एंड पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ये हमने आपको रेखाखंड, किरण, इन सब के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं क्या, रेखा के प्रकार। तो रेखा देखिए भाई बहुत प्रकार के होते हैं, तो मैं मुख्यतः मैं आपको 8 प्रकार की रेखा लेके लाया हूँ। पहली क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब ऐसे हमने क्या किया, एक डायरेक्शन में इसको ले गया, ये क्या है, हमारी सीधी रेखा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, सीधी रेखा। एक होती है जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन ऐसे होती है, ये देखिए जिगजैग लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, जिगजैग लाइन, आप सुने होंगे। और डॉटेड लाइन क्या होती है, डॉटेड लाइन ये होती है, इस तरह से बिंदु बना करके ऐसे हमने बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन। इन सभी लाइनों का बहुत यूज होता है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी लाइनों का बहुत यूज होता है। अभी मैं बताऊंगा डॉटेड लाइन का यूज कहाँ होता है, डैश लाइन का यूज। देखो डैश लाइन, इसको बोलते हैं क्या, डैश लाइन, ऐसे डैश डैश बना दिया, ठीक है, सीधी रेखा है डैश लाइन। एक होता है कर्व लाइन, तो कर्व लाइन देखो ऐसे होता है, कर्व लाइन। एक होता है वेवी लाइन, एक होता है वेवी लाइन। वेवी लाइन मतलब होता है वेव जैसा, फिजिक्स में आप पढ़ोगे वेव ऐसे कर पढ़ेंगे, साइन का ग्राफ, क्रॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, साइन कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, तो उसको बोलते हैं वहाँ कर्व लाइन, वेवी लाइन, ठीक है। और एक होता है लूपी लाइन। तो लूपी लाइन में देखो ऐसे बनता है आपका, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से लूप बन गया तो इसको बोलते हैं लूपी लाइन। एक होता है स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन जानते हो कैसे बनता है, ऐसे जलेबी जैसे बनाते नहीं है, ये होती है स्पाइरल लाइन। इतनी तरह की लाइनें होती हैं, तो इतने तरह की लाइनें आपको दिमाग में रखना है। तो दिमाग में क्या रखना है, इन सब का यूज भी जान लीजिए। इन सभी लाइनों का यूज क्या है ये भी बता दे रहा हूं आपको। स्ट्रेट लाइन का यूज जानते हैं आप लोग, अभी हम लोग पूरी मैथ में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का यूज। जिगजैग लाइन का यूज, कोई भी राउंडेड फिगर बनाने के लिए जिगजैग लाइन का यूज कर लेते हैं हम लोग। कहीं भी कोई चीज इधर उधर दिखाने के लिए
जरूरी नहीं कि जिगजैग लाइन ऐसे ही हो, जिगजैग लाइन और भी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक है। डॉटेड लाइन का यूज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ लिखा रहता है नेम, फिर एड्रेस, फिर यहाँ लिखा रहता है क्लास। तो फॉर्म भरते वक्त तो ऑफलाइन फॉर्म जो भरते हैं ऑफलाइन, यहाँ डैश डैश ऐसे बना रहता है ना, यहाँ नाम लिखना, यहाँ एड्रेस। आप कोई भी स्कूल का जब फॉर्म भरने जाते हैं, आप अपनी स्कूल का फॉर्म भरने जाते हैं, स्कूल को फॉर्म भरते हैं तो नाम के आगे डैश डैश ऐसे लिखा रहता है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है। यानी कि इसका ज्योमेट्री में कैसे यूज करना है, डैश लाइन का ज्योमेट्री में कैसे यूज करना है। जैसे मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे मुझे कोई रचना करनी है, तो रचना करने के लिए जैसे माना एक हमने एंगल बनाया, अभी एंगल पढ़ रहा हूँ तो एंगल के भी रचना कर देता हूँ। एक एंगल बनाया, अब हमको क्या करना है, इस एंगल से बीचों बीच एक रेखा खींचिए, तो उसको रचना करते हैं। तो रचना जब करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डैश लाइन में से दिखाते हैं, सॉरी इस लाइन में डॉटेड लाइन में से हमको इसको दिखाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कहाँ से आया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने अपने से एज्यूम किया है। एज्यूम करने के लिए हमको एक चीज पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि यहाँ आपको नाम भरना है, यहाँ एज्यूम किया नाम भरना है, यहाँ एज्यूम किया आपको क्लास एड्रेस भरना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी एक डैश लाइन ये बता रहा है, सॉरी डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि आपको वो एज्यूम करके एक नई लाइन, आपको इमेजिनरी लाइन एक दिखाया है, आपने एक काल्पनिक रेखा दिखाया है। काल्पनिक रेखा को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह से डॉटेड लाइन दिखाना पड़ता है। क्लियर। अब आते हैं डैश लाइन। डैश लाइन का यूज कहाँ होता है, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप एक यहाँ चैप्टर पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं क्या, असमानताएं। इनइक्वालिटी जैसे हमने बोला x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे आ गया। तो इन सब का ग्राफ जब हम बनाते हैं, समझ रहे हैं, ये सब क्या है, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मतलब होता है जहां पे इक्वल ना हो। क्लियर। इक्वलिटी मतलब होता है क्या, बराबर। इनइक्वालिटी मतलब होता है बराबर ना हो। तो बराबर ना होकर क्या क्या हो सकता है, अगर ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है ए बी से बड़ा हो, ए बी से छोटा हो, ए बी से बड़ा और बराबर हो सकता है, ए बी से छोटा और बराबर हो सकता है। ये सब केस हो सकते हैं, वही चीज है इनइक्वालिटी, ठीक है, असमानता है। तो जब हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब इसका ग्राफ बनाइए। जैसे हमने बोला है आपको एक्स ग्रेटर देन 2 का ग्राफ बनाइए। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं, समझ लीजिए, जब आप ग्राफ बनाते हैं, x का मान 2 होना चाहिए और 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा होने के लिए क्या करते हैं, ये लाइन 2 का नहीं खींचते हैं, तब ये क्या करते हैं, हम लोग इस लाइन को हम लोग डैश लाइन में बनाते हैं। किस लाइन में, डॉटेड लाइन में बनाते, सॉरी डैश लाइन में बनाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे। क्यों, क्योंकि इस पे इक्वलिटी नहीं लगी है, यानी कि 2 को लेकर के नहीं चलना है। समझ गए कि नहीं, ये कहने का मतलब हुआ। इस तरह से हम लोग डॉट से डैश लाइन का यूज करते हैं। तो ग्राफ बनाने में जिस ग्राफ में जिस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको नहीं दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम लोग किस लाइन का यूज करते हैं, डैश लाइन का यूज करते हैं। फिर आते हैं कर्व लाइन। कर्व हम लोग पढ़ेंगे, बेलन, गोला, सर्कल, इन सब में पढ़ते हैं हम लोग कर्व लाइन। कर्व कितने प्रकार के होते हैं सब बताएंगे। वेवी लाइन तो जानते हैं आप लोग, वेव में जब फिजिक्स में पढ़ेंगे साइन का, क्रॉस का, कॉस का, जब क्लास 10 में जाएंगे साइन कॉस 10 पढ़ेंगे, तो साइन और कॉस का जब ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है, इस तरह से ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरह से साइन का ग्राफ बनता है। तो कर्व लाइन हो गया। इस तरह से सभी लाइनों का यूज होता है। क्लियर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे हमारा क्या, एंगल, कोण। लाइन एंड एंगल चैप्टर है ये है। तो लाइन हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंगल। एंगल क्या होता है पहले ये जान लीजिए, एंगल क्या होता है ये जान लीजिए। यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, यानी कि नॉन कोलिनियर मतलब होता है, नॉन कोलिनियर मतलब होता है एक ही प्लेन में ना हो, एक ही, सॉरी नॉन कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में ना हो, यानी कि दोनों रे क्या है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। नॉन कोलिनियर मतलब होता है कि ये अलग है, ये क्या है, अलग है। तो नॉन कोलिनियर रे यानी कि किरणें, यानी कि अगर इसको मैं बताऊं आपको कि कोण क्या होता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कोण क्या होता है, ये जान लीजिए। तो क्या करेंगे, एक किरण लेंगे, एक हम दूसरी किरण लेंगे, ठीक है। दोनों किरण के बीच में जो झुकाव होगा और जहां पे ये दोनों किरणें मिलेगी, तो जो इनके बीच में जो झुकाव है वही क्या होता है, एंगल होता है। वही क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। यहीं पे कोण बनता है, यही होता है कोण। यानी कोण हमेशा किसके बीच में बनेगा, किरणों के बीच में बनेगा, इतना याद रख लीजिए।
यानी कि हम दो रेखाखंड के बीच में किरण मतलब कोण हम निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, ये किरण बन जाएगा कि नहीं। जैसे ये दो रेखाखंड है, जो दो रेखा है, दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद की, यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है, ये क्या हो गया है, ये किरण हो गई, ये इंड पॉइंट हुआ, ये इंड पॉइंट नहीं है। ये देखिए किरण हुई तो यहाँ क्या बन गया, कोण, यहाँ क्या बन गया, कोण, यहाँ क्या बन गया, कोण, यहाँ क्या बन गया, कोण। तो कोण हमेशा दो किरणों के बीच में ही बनती है, इतना याद रख लीजिए। अगर मैं बोलूं आपसे क्या ये कोण बनाएंगे, बताइए, ये कोण बनाएंगे? बिल्कुल नहीं कोण बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो, सॉरी एक मिनट, क्या ये चीज यहाँ पे देखना, क्या ये कोण बनाएंगे, बताइए? ये कोण बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसकी बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी। तो कहने का मतलब ये है दोनों का इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल यानी कहाँ है, ये इनिशियल पॉइंट। तो ये देखो इसका क्या है, इनिशियल है, और दूसरे रे का क्या है, ये इंड पॉइंट है। ऐसा कभी किरण बन सकता है, ऐसा कभी कोण बन सकता है? नहीं बन सकता भाई, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो हमेशा अनंत तक चलती रहेगी, इसलिए यहाँ पे कोण नहीं बन सकता। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि एरो जब सेम जगह हो कोण बन सकता है, एरो जब सेम जगह न हो तब भी कोण बन सकता है। जैसे इस केस में यहाँ पे देखो एरो अलग अलग जा रही है और दोनों का इंड पॉइंट क्या है, सेम है, यहाँ कोण बन सकता है। तो जहाँ कोण बनता है इसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखा हूँ, यानी कि ये जो किरण है और ये जो किरण है, ये दोनों किरण क्या करती हैं, एक दूसरे से झुकी हुई है, और ये झुकी हुई है तो वहीं क्या होता है, कोण होता है। और जहाँ पे दोनों किरणों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों मिलती हैं, वही क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, भुजा बोलते हैं। आर मतलब क्या होता है, भुजा। आर मतलब क्या होता है, भुजा। कि दो भुजाओं से घिरी। अब क्या होगा, अब कोण किस में बनता है ये भी जान लीजिए। कोण किस में बनेगा, एक प्लेन में बनेगा। कोण कहाँ बनता है, एक प्लेन में बनता है। इतना तो आप जान गए होंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और भी चीजें आपको जानकारी देते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, अब क्या बताया, एक प्लेन में कोण बनता है। हमेशा कोण कहाँ बनेगा, एक प्लेन में बनेगा। कैसा प्लेन होना चाहिए, चाहे वो कर्व प्लेन हो, चाहे कैसा प्लेन हो, फ्लैट प्लेन हो। यानी कि सरफेस जो होता है हमेशा फ्लैट सरफेस होगा, या प्लेन सरफेस, या कर्व सरफेस। तो हमारा एंगल हमेशा प्लेन में ही बनेगा, एक एक्स वाई प्लेन में ही एंगल बनेगा। ठीक, अब ये बताइए, जब मैं एंगल बनाया, चलिए एंगल बना दिया, एंगल बना दिया, एक किरण है ओ ए, एक किरण है ओ बी, एक किरण है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट वाली चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसकी बहुत ही जरूरत होने वाली है। क्लियर, तो ध्यान से देखिए, इसको लिखने का तरीका पहले जान लीजिए क्या लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी, क्योंकि यहाँ कोण बन रहा है ना, तो बीच वाला चीज हमेशा यहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे ए ओ बी। और यही किसके बराबर होता है, एंगल बी ओ ए। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बी ओ ए, ये भी बराबर है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल एक्स। क्लियर हुआ। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, यहां सिर्फ ओ है, तो मैं इसको एंगल ओ भी लिख सकता हूं। इतने तरह के हम इसको लिख सकते हैं, याद रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। कोण को रिप्रेजेंट करने के इतने तरीके हो सकते हैं, सब के सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है। और ये कैसे होने हैं, दो ठो नॉन कोलिनियर किरणें होती हैं, और दोनों का जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है, किसी एक कॉमन पॉइंट से जहाँ मिलती है वहीं पे क्या बनता है, कोण बनता है। इतना आपको दिमाग में रखना होगा। क्लियर। अब आते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो जब ये कोण देखा हमने, एक प्लेन पे बनाया, तो प्लेन जो है इस कोण को, या कोण जो है इस प्लेन को दो भागों में बांटा। ये कोण जो है इस प्लेन को दो भागों में बांटा, एक अंदर वाला भाग और एक बाहर वाला भाग। जब हमने कोण बनाया, जैसे ओ ए और बी, जब हमने कोण बनाया तो कोण से हमको क्या दिखा कि कुछ अंदर का हिस्सा दिख रहा है और कुछ बाहर का हिस्सा दिख रहा है। तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो होता है आंतरिक कोण, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल। यानी इस एंगल का इंटीरियर पॉइंट, ये सब क्या है,
इंटीरियर पॉइंट है, अंदर वाले बिंदु हैं। समझ गए? ये सब क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। अगर इन सभी बिंदुओं का नाम ले लूँ, क्या नाम दे दूँ? चलो दे दिया इसको P Q R S T U V। तो मैं अगर बोलूँ कि इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं इस एंगल के, इस एंगल के इंटीरियर पॉइंट में कौन है, यानी कि ये सब इंटीरियर पॉइंट है, ये सब के सब इंटीरियर पॉइंट है इस एंगल के। कौन से एंगल? AOB या BOA या एंगल O। अगर यहाँ पे मैंने कुछ नंबर कर दिया 1 2 3 कुछ भी लिख दिया तो वो भी एंगल इसी के बराबर होगा। क्लियर? और हमने बताया आपको एंगल कहाँ नहीं बनता है, जब एक एरो और दूसरे का एरो बाहर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो तो यहाँ पे एंगल बिल्कुल नहीं बन सकता। ये भी आपको पता होना चाहिए एंगल कहाँ नहीं बनता है। ठीक है? ऐसी कौन सी दो किरणें हैं जिनके बीच में एंगल नहीं बनता है? एंगल उन्हीं के किरण में बचता है जैसे एरो एक बाहर जा रही हो, एक एरो बाहर जा रही हो। एरो बाहर जा रहे हो, जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहीं किरण क्या बनता है? एंगल बनता है। ये दिमाग में रख लीजिए आप लोग। ठीक, ये हो गया आंतरिक कोण। अब एक होता है बाह्य कोण। अब कोई कोण है, हमने बताया कोई कोण, ठीक है। अब कोई कोण हमने बनाया, अब ये कोण, अब ये कोण का ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये क्या होता है? स्टीरियन एंगल होता है। ठीक है, तो बाहर वाले हिस्से में जैसे मैंने कहीं पे कई ढेर सारे पॉइंट ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये स्टीरियन एंगल होगा। क्लियर? अगर मैं बोलूँ आपको एक कोण है AOB, एंगल AOB, यहाँ के एंगल अगर मैंने बोल दिया 30 डिग्री, अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ कितने तरह के कोण बन सकते हैं? यहाँ दो तरह के कोण बन सकते हैं। एक कोण होगा हमारा इंटीरियर एंगल और एक होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यहाँ पे देखा जाए तो कितना हमारा बन रहा है? 30 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना बनेगा ये हमको पता होना चाहिए। एक बिंदु के चारों तरफ पूरे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। अगर कोई आपसे कहे कि इसको प्रूव करके बताइए तो आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे है? चलो दिखा देते हैं आपको। एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण क्यों बनता है? पहले बताइए, एक त्रिभुज, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? बताइए। 360 होता है? नहीं जानते हैं? जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360। अब बताओ एक बिंदु कब बनेगा? जब वृत्ताकार आकृति कोई होगी। अब त्रिभुज से हम क्या बना दिए? चतुर्भुज। भुजाओं की संख्या बढ़ा रहा हूँ। 3 से कितनी भुजा होंगे? 4। 4 से कितनी कर दूं? 5। 5 से कितनी कर दूं? 6। 6 से कितनी कर दूं? 7। 7 से 8 कर दूं? 8 से 9। ऐसे ही मैं भुजाओं की संख्या को बढ़ाते चला जाऊंगा तो एक समय ऐसा आएगा जब खूब ढेर सारे बढ़ा दूंगा, एक समय अनंत भुजाओं के लेकर के मैं कोई आकृति बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? वृत्ताकार आकृति बन जाएगी। क्लियर? यानी कि हमने कहाँ से शुरू किया? त्रिभुज से, बंद आकृति है, पॉलीगन से, त्रिभुज से शुरू किया। ऐसे भुजाओं की संख्या बढ़ाते गया, जब भुजाओं की संख्या अनंत तक ले गया तो क्या बन गया? वृत्त बन गया। हम वृत्त की परिभाषा एक ये भी दे सकते हैं, वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जिसकी भुजाओं की संख्या अनंत होती है। वृत्त एक अनंत भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है। अब बताइए, इसमें भी बाह्य कोणों का योगफल 360, इसमें भी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, इसमें भी बाह्य कोणों का, सब जितने भी बहुभुज होते हैं, जितने भी बहुभुज होते हैं सबके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। ऐसे ही इस वृत्त बन जाएगा तो वृत्त के भी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। अब मैं बताऊं आपको पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है जो वृत्ताकार आकृति होती है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? 0 होती है। अब बताओ, अब हमने बोला कि वृत्त के चारों तरफ कोण कितना बनता है? 360। तो पॉइंट भी क्या है? वृत्ताकार आकृति है जिसकी त्रिज्या 0 है, तो इसके भी चारों कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है, ये बिंदु है, ये पॉइंट वो है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स को के चारों तरफ कितना कोण बनेगा? 360। अगर ये 30 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 360 में से 30 घटा देंगे, कितना आएगा? 330 डिग्री। तो हमारा मिल गया बाह्य कोण कितना होता है? 330 इस कोण का, और अंतर कोण कितना होगा? 30 डिग्री। इस तरह से आपको निकालना था। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको बता दिया हूं। अच्छा, एक ही वर्टेक्स पे, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? हमारा कोना बोलते हैं। आप लोग नहीं जानते हो तो वर्टेक्स मतलब होता है कोना, कॉर्नर। ठीक है, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, शीर्ष। ठीक है, इस तरह से ये क्या है? कोना है ना, शीर्ष है ना, शीर्ष पे। और ये क्या है? भुजाएं हैं, आर्म है, भुजाएं। क्लियर? तो ये चीज मैंने बताया। अब मैंने बोला है आपको, अगर एक ही वर्टेक्स से कई शीर्ष जाए, कई भुजाएं जाए, तो अब यहाँ पे कोण लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। अब इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो कोण होगा
ये जो कोण होगा ये कोण होगा अलग अलग होगा। अब ये नहीं बोल सकते EAB, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ABC लिखा था यहाँ पे, तो एंगल ए, अब इसको आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया ना कि BOA x डिग्री है, ये BOA बोलो चाहे AOB बोलो चाहे x डिग्री बोलो चाहे एंगल O बोलो, यहाँ तो चल गया क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या बन रही थी, सिर्फ एक ही एंगल बन रहा था जो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 2 से अधिक एंगल बन रहे हैं। जब 2 से अधिक एंगल बन रहे हो तब एंगल ए को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि CAB और एंगल BAC और एंगल A और एंगल EA बराबर नहीं हो सकता। कहिए तो हम लिख के दिखा दें आपको कहाँ आप गलती करने वाले हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखें, जैसे इसमें देखा जाए तो एंगल BAC बराबर एंगल CAB लिख सकता हूं। इतने एंगल की बात कर रहा हूं, इतने एंगल की, इस एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक, तो एंगल CAB और मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल एक, इसको एंगल रिप्रेजेंट किया हूं, और मैं इसको इसके बराबर नहीं लिख सकता एंगल A। समझ गए? क्योंकि यहाँ इस वर्टेक्स पे एक से अधिक कोण बन रहे हैं। जब एक से अधिक कोण बनेंगे तो हम इस तरह की गलती नहीं करेंगे, एक के बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि एक ए जो है ये पूरा का पूरा एंगल है। क्लियर? इस तरह से आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करना है। क्लियर? तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल सब खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आइए सर्वांगसम एंगल। देखिए कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है, पहले जान लीजिए कॉन्ग्रेंट क्या होता है। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला किसी चीज को, जैसे मैंने त्रिभुज में कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे हम लोग, वृत्त में भी पढ़ेंगे, चतुर्भुज में भी कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी आकृति, जैसे मैंने बोला एक लड़का है, इसके सेम टू सेम जैसे अगर उसको देखा, इसको उठाया जैसे इसको ढक ले, सुपरपोज हो जाए, अब कवर कर ले पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से एग्जैक्टली कवर कर ले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। क्लियर? यानी कि कोई कॉन्ग्रेंट तभी होगा, कोई फिगर कॉन्ग्रेंट तभी होगा जब पूरी तरह से उसको उठा ले, पूरी तरह से इसको ढक ले, पूरी तरह से सुपरपोज हो जाए, पूरी तरह से इसको कंप्लीटली एग्जैक्टली क्या कर ले, ढक ले, तब वो क्या हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन सर्वांगसम समझ में आ गया? सर्वांगसम मतलब होता है सेम, सर्वांगसम मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। सर्वांगसम का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। क्लियर? हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे आपको। क्लियर? तो सर्वांगसम आएगा आपको अभी इसी चैप्टर के बाद आएगा आपको। ठीक, तो सर्वांगसम मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि आकृति सेम होनी चाहिए और आकार भी सेम होना चाहिए, आकार और आकृति और सब सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो जैसे ये है, इसको पूरी तरह ढक ले, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपको, एक मिनट, हम यहाँ आपको बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्ग्रेंट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है पहले ये जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट एंगल, कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक एंगल बनाया AOB और एक एंगल और बनाया COD, इस तरह से हमने एंगल बनाया। अब इस एंगल को ले आया, इस एंगल को ले आया और इसी को ऊपर पूरी तरह से इसे क्या कर दिया, ढक दिया, ढक दिया, हाँ या ना? यानी कि ये एंगल यहाँ था, दो एंगल हैं, अभी इस एंगल को हमने क्या किया, इसको पकड़ के लाया यहाँ पे, इसको पूरी तरह से सुपरपोज कर दिया, यानी कि कंप्लीटली इसको एग्जैक्टली इसको क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। ये डबल साइन का मतलब ये बताता है कि साइज क्या है, बराबर है। ये क्या बताता है कि शेप क्या है, बराबर है। शेप मतलब यानी कि एंगल बन रहा है, दो रेखा, दो किरणें से क्या बन रहा है, शेप बन रहा है। इनकी साइज क्या है, OA OC लेंथ में, OB और OD लेंथ में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट एंगल हो गए। क्लियर? इस तरह से क्या होता है, पूरी तरह से इसको कवर कर ले, इसका मतलब ये हो गया सर्वांगसम गुण है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको लिखूं कि एंगल AOB कॉन्ग्रेंट एंगल COD, इसका मतलब एंगल AOB दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी कि दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, COD। क्लियर? इस तरह से हम दोनों एंगल को लिख सकते हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सर्वांगसम कोण क्या होता है। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं
कोणों का मापन, कोणों का मापन कैसे करते हैं इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कोणों का मापन। कोणों का मापन क्या होता है? जैसे आप किसी भी लाइन को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? टेप, फीता वीता लेते हैं। किसी की लंबाई नापना हो तो टेप का यूज करते हैं। कोई एक रेखा है, उसकी लंबाई को मापने के लिए आप किसका यूज करते हैं? टेप का यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्टर का। आप लोग देखे होंगे इस तरह का प्रोटेक्टर, जो हमने बोला आपको 60 डिग्री का कोण बनाइए। आप क्या करते हैं? ऐसे लेते हैं प्रोटेक्टर, लगाते हैं। अब दिखाते हैं आपको प्रोटेक्टर कैसा होता है, दिखाते हैं आपको। रूलर, ये तो रूलर हो गया, ये तो आप देखे हैं अभी। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम लोग? ये टेप है, ये क्या है? टेप है। जिसे कोई लंबाई को नापना हो, कभी मीटर खींचना हो, 1.5, 2, 1.5, 3, कितना 17 सेंटीमीटर, 16, देखिए कितना बन गया ना लाइन। अभी बन गया, देखिए लाइन बन गया 16 सेंटीमीटर का। इस तरह से हम लाइन खींच सकते हैं। अगर हमको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर कहाँ मिलेगा? रूलर, कंपास, कंपास मिल गया। प्रोटेक्टर कहाँ गवा? पगला ही हुआ का? ज्योमेट्री नहीं मिल रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे कहाँ मिलता है कहाँ नहीं। तो प्रोटेक्टर आप देखे होंगे, ऐसे रहता है प्रोटेक्टर, ऐसे रहता है। यहाँ 90 डिग्री ऐसे लिखा रहता है, 180 से बना रहता है। ठीक है, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करते हैं? कोणों को मापते हैं। ठीक है, ये होता है कोणों को मापने का तरीका। ठीक है, आप इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, आपको कितने बेसिक बेसिक चीजें बता बता करके आगे बढ़ रहा हूँ। टेंशन न लीजिए, आप ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहिए और कमेंट देते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरा मनोबल, मेरा आत्मविश्वास अगर बढ़ा हुआ रहेगा ना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत ही अच्छी करने वाले हैं आपको। बस आपका सिर्फ एक शेयर सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बहुत है। ठीक है, आप शेयर करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए, आगे आते हैं हम लोग एंगल मेजर एक्सियम। एंगल मेजर एक्सियम क्या होता है पहले देख लीजिए। अपग्रेड, देखिए एक्सियम क्या होता है? अपग्रेड, यूक्लिड चाचा ने बोला था क्या कि अपग्रेड क्या होती है? बोलिए, यूक्लिड चाचा ने क्या बोला था? अपग्रेड वो होती हैं जो हमेशा के लिए सत्य होती हैं, जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए यूक्लिड चाचा ने कुछ ऐसे रूल बनाए हैं, यानी कि उसी रूल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, एंगल को मेजर करने के लिए, एंगल को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक, रेडियन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोग रेडियन पढ़ेंगे, एंगल को कैसे मेजर करते हैं रेडियन में। जैसे हमने बोला कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलें, तो क्या करते हैं? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पाई बटे 180 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें, तो क्या करते हैं? 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन रेडियन के बारे में अभी नहीं पढ़ना है हमको, क्योंकि हमको इस कहाँ पढ़ना है, इसको रहेगा, इसको हमको क्लास 11th में पढ़ना रहेगा, इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोण को मापने के लिए यूक्लिड चाचा ने एक थ्योरम बनाई। एक थ्योरम क्या, एक उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि हमेशा के लिए सत्य होगा। ये मान के चलिए कि एंगल को मापने के लिए डिग्री ही का यूज करते हैं। ठीक है, डिग्री कुछ नहीं होता है, एक डिग्री एक रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है, जिसको हम 0 से लेकर के 180 के बीच का एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री को हम लोग 0 से 180 के डिग्री के एंगल को ही मेजर करते हैं। क्लियर? और डिग्री एक कैसा होता है? एक रियल नंबर होता है, 0 से 180 डिग्री के मेजर करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया कि एंगल को मापने क्या एक ही तरीका है, और जिसको हम बोलते हैं क्या? डिग्री। अगर हिंदी में देखा जाए तो ऐसे लिखा रहता है डिग्री। ठीक है, सिंबल में ऐसे ऊपर लिखा रहता है। जैसे हमने बोला 30 डिग्री, तो यहाँ लिखा रहता है 30 डिग्री। 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखा रहता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम लोग कक्षा 9-10 तक तो डिग्री की बात करेंगे, जब 11 पहुंचेगा तो हम रेडियन की बात करेंगे। क्लियर?
तो अब आपको थोड़ा सा कुछ और भी बातें याद कर लीजिए जो यूक्लिड चाचा ने बोला कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। याद कर लीजिए आप लोग, जरूरत पड़ेगी जब रेडियन पढ़ाएंगे तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। यानी कि अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं मिनट और डबल डबल है तो इसको बोलते हैं सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, ये सिंबल किसका है? मिनट का। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये डबल डबल होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड। आपको ये पॉइंट चीजें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? सर्वांगसम कोण मापन अपग्रेड, कॉन्ग्रेंट एंगल मेजर एक्सियम। यानी कि जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उनको कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखना है। सर्वांगसम कोण मापन यानी कि दो कोण अगर सर्वांगसम हो तो उनको मापने के लिए एक एक्सियम्स बनाए हैं यूक्लिड चाचा ने। उन्होंने बोला कि अब यही तरीका है, इसको प्रूव करने के लिए आप कहीं बाहर मत जाइए, आप इसी बात को मान लीजिए। उन्होंने क्या बोला कि जैसे उन्होंने बोला एक एंगल क्या है? BAC, एक एंगल ले लिया और एक ले लिया DEF। ये बोला अगर ये दोनों कोण सर्वांगसम है, अगर ये दोनों कोण क्या है? सर्वांगसम है, तो इनके कोण भी मेजर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये 50 डिग्री तो ये भी क्या होगा? 50 डिग्री। 90 डिग्री तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके मापन भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि उनका मेजरमेंट भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब इन्होंने ये भी बोला कि अगर एक छोटा है और एक बड़ा है, यानी कि दोनों का मुंह सेम खुला हुआ है, इसको बढ़ाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको छोटा भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको मेजरमेंट 30 डिग्री दिखना चाहिए। क्लियर? अच्छा, इन्होंने और भी बातें बोली इसके बारे में। जैसे हमने एक बनाया त्रिभुज, ऐसे बनाया। एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कैसे बना दो, ये एक मिनट, हाँ मैं क्या कहना चाहता था, हाँ सही कह रहे। देखिए ऐसे इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण होगा। इन्होंने ये कहना चाहा। ठीक है, यानी कि एक एंगल ऐसा हो, एक एंगल इस तरह से हो, एक एंगल इस तरह से हो, दोनों क्या हो रहे हैं? एक ही वर्टेक्स से होके जा रही हैं, दोनों किरणें एक ही वर्टेक्स से होके जा रही हैं। तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से हमारा एंगल सबके सब बराबर होंगे। ये कहने का मतलब हुआ। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको कट करूं, इतने हिस्से को कट किया, क्या बना यहाँ पे? 30 डिग्री। कितना बना? 30 डिग्री। अब इतने हिस्से को कट करूं, क्या बनेगा हमारे यहाँ पे? 30 डिग्री। अब ये लेंथ बढ़ी जा रही है ना, अब ये लेंथ बढ़ी जा रही है, उससे मतलब नहीं है, इनके बीच का झुकाव ही क्या है हमारा? 30 डिग्री है। तो इसलिए इन दोनों कोणों पर क्या होंगे? बराबर होंगे। यही यूक्लिड चाचा ने बताना चाहा। क्लियर? यानी कि इन दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। एम फॉर क्या होता है? मेजरमेंट। यानी कि ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इन दोनों का मेजरमेंट भी क्या होगा? बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट, कोणों का योग का अपग्रेड। यानी कि दो कोणों का योग का अपग्रेड क्या होता है, ये पहले जान लेते हैं। क्लियर? जैसे हमने बोला एक हमने ले लिया ABC ले लिया ना, ABC कोई कोण ले लिया। एक इसके अंदर हमने क्या लिया? एक और कोण बनाया जो इसके अंदर को पॉइंट है X है। इस तरह से हमने बना दिया। अब मैं देखूं आपको, ये C है पॉइंट, आप याद रखिएगा, ये क्या है? हमारा C है। ये बन गया। अब मैंने क्या कर रहा हूं आपको? एंगल BAC, एंगल BAC लिखना चाहता हूं। इसको टुकड़ों टुकड़ों में हम 1+2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1+ एंगल 2 भी लिख सकते हैं। यही है कोणों के योग का अपग्रेड। यानी कि अब इसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर C, ये बड़ा वाला कोण अगर देखो तो 1 और 2 के योगफल के क्या है? बराबर है। यही यूक्लिड चाचा ने बताना चाहा। यानी कि BAC जो है, कोण BAC, कोण BAX, कोण BAX और प्लस कोण XAC के क्या है? बराबर है, योगफल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, ये अपग्रेड है। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यूक्लिड चाचा ने इसको प्रूव करके बोला कि ये अपग्रेड है। अपग्रेड हमने पहले से बताया कि जो चीज़ पहले ही सत्य मान ली जाए, इसको सत्य मान करके हम लोग चलेंगे।
क्लियर। आपको जब कभी आए, जैसे मैंने बोल दिया इस तरह से, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 20 डिग्री, तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, सी है। हमने बोला कि ए बी सी एंगल क्या होगा, ए बी सी एंगल क्या होगा, तो आप यूक्लिड के कोणों का योग का अपग्रेड आप याद करके दिमाग में बढ़ा लीजिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके सब निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी या सी बी ए कितना आ जाएगा, 30 20 50 डिग्री। क्लियर, ऐसा करना है आपको। अब देते हैं कोणों की रचना का अपग्रेड। कोणों की रचना कैसे करते हैं, जैसे मैंने कोई, इन सब की जरूरत पड़ेगी भाई, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीजों लेके आया हूँ, वरना मैं चाहता कोण और कोण के प्रकार बता करके आगे बढ़ जाता, फिर सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण संपूरक कोण ये सब बताता, फिर लीनियर, ये सब आगे आगे मैं बढ़ बढ़ करके कौन कौन से थ्योरम है पढ़ा पढ़ा के खत्म कर देता। एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसकी कोणों की रचना की जरूरत पड़ेगी। कोण की रचना, जैसे मैंने बोला एक कोण हमने बनाया ए बी सी, ये कोण बनाया, तो ए बी लाइन, ए बी किरण के एक साइड में कोण हमारा x डिग्री बन गया, मान लो x डिग्री बनेगा, तो इसके एक नीचे डिग्री, वो सेम डिग्री का एक नीचे कोण बनाना है, तो हमको नीचे कोण बनाने के लिए क्या करना होगा, सेम डिग्री का बनाना पड़ेगा। क्लियर। हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, कोण अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ए बात में करो यार, क्या चिल्ला रहे हो। घड़ी के विपरीत दिशा में अगर रोटेशन हो रहा है तो यानी कि हमारा एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि सॉरी, घड़ी की विपरीत दिशा में बनेगा एंगल, रोटेशन होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी ऐसे होती है ना, घड़ी सुई है ऐसे चलेगी तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जब एंगल लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज लेंगे तो कैसा होगा, निगेटिव एंगल होगा। एक बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यानी कि एक्स डिग्री इसका हमको कंस्ट्रक्शन है, ये रचना करनी है, इसी सेम टू सेम एंगल की हमको रचना करनी है, इसके अपोजिट साइड में इस तरह से हम क्या ले लेंगे, सी है तो सी डैश ले लेंगे, तो हमारी रचना हो जाएगी। ठीक है, कोणों की रचना का विपरीत आपको ऐसा मान के चलना पड़ेगा। क्लियर। अगर किसी कोण के बराबर कोई और कोण हमको रचना करनी है तो हम रचना इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़े, इन सब की जरूरत पड़ेगी, बड़े बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कोण के प्रकार। अब आप जानते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। आप क्या क्या कोण पढ़े हैं, सम कोण पढ़े होंगे, न्यून कोण पढ़े होंगे, और क्या पढ़े हैं, अधिक कोण पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, शून्य कोण पढ़े हैं, संपूर्ण कोण पढ़े हैं, संपूर्ण कोण पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं आप, बृहद कोण पढ़े हैं, और रिज कोण पढ़े हैं, रिजुरेखी कोण, रिजुरेखी कोण। इन सबको इंग्लिश में बता दे रहा हूं आपको। इसको राइट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, जीरो एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर, ये सब इंग्लिश में होते हैं। ठीक, तो कोण कितने प्रकार के हमारे ख्याल से दिखा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तरह के कोण हम लोग पढ़ना है। तो 7 तरह के कोण के टाइप्स होते हैं, और भी कोण होते हैं, अभी दिखाएंगे आपको समपूरक कोण, परिपूरक कोण जब दिखाएंगे तो दिखाएंगे। पहले अभी यहाँ देखिए, समकोण क्या होता है, जब हमारे कोण दो किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो ये क्या होता है, संपूरक कोण होता है, सॉरी ये क्या होता है, समकोण कहलाता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल दिखाने के लिए क्या होगा, एक किरण दूसरी किरण से क्या होती है, लंबवत होती है, ऐसे भी रहेगा तब भी क्या होगा, ये कोण कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ठीक है, तो समकोण होने के लिए ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्या होता है, आपस में कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, यूक्लिड की अपग्रेड में हम लोग पढ़े थे, सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि जितने भी राइट एंगल होते हैं सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखो ये छोटा बड़ा है, एक बड़ा सा बना लो तब भी क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जो क्या हो, थीटा बराबर क्या हो जाए, थीटा मतलब होता है कोण को मापने का एक तरीका होता है, एक कोण के मापने का एक तरीका होता है। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं क्या, 90 डिग्री अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्लियर। आइए आते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका एंगल 0 से बड़ा और 90 से क्या हो, छोटा हो।
तो कोई कोण आप बनाइए, अगर 0 डिग्री से बड़ा दिख रहा हो और 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो न्यून कोण बन जाएगा। अब 0 डिग्री कब बनेगा, जैसे एक ही रेखा पर एक ही किरण पे दूसरी किरण आ जाए, इन दोनों किरणों के बीच में झुकाव कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। अब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, अभी हमने बनाया था ना, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, इस तरह से हमारा एंगल बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर न्यून कोण में देखा जाए तो हमारा कोण इस तरह से बनेगा, जैसे हमने ले लिया 30 डिग्री ले लिया, और कितना ले लो, 60 डिग्री ले लो, ठीक है। तो 0 पे इक्वलिटी नहीं लगाया हूँ और 90 पे इक्वलिटी नहीं लगाया हूँ, तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। अधिक कोण में जानते हैं क्या होता है, अधिक कोण में जो थीटा का मान होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इतना याद रख लीजिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो आपका एक बना देता हूँ इस तरह से, ये हमारा क्या है, OAB। ये हमारा क्या एंगल है, ये ऐसा एंगल है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। क्लियर। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब दो किरणें क्या हो, विपरीत दिशा में हो। जैसे यहाँ हमारा क्या है, इन दोनों का मिलन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक किरण इधर जा रही हो और एक किरण इधर जा रही हो, अपोजिट साइड में जा रही हो। तो जब दो किरणें विपरीत दिशा में जा रही हो तो उनके बीच का जो कोण बनता है 180 डिग्री होता है। क्लियर। इसी बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिज कोण। स्ट्रेट एंगल जान लीजिए, एक कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। थीटा बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। आइए शून्य कोण क्या होता है, जब दो किरणें एक ही दिशा में जा रही हो और एक दूसरे के संपाती हो। जब दोनों किरणें एक ही दिशा में जा रही हो, संपाती हो, तो इनके बीच में जो कोण बनता है कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। क्लियर। बृहद कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है, वो क्या होता है, बृहद कोण होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने बनाया ऐसे, तो ये वाला बाहर वाला कोण क्या है, हमारा बृहद कोण है। यही हमारा क्या है, बृहद कोण है। यानी कि कैसा है, 180 से बड़ा है और 180 क्या होता है, ये होता है 180। इससे बड़ा बनाऊंगा तो देखिए ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या होता है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। और संपूर्ण कोण क्या होता है, यानी कि एक किरण इसके ऊपर दूसरी किरण आ जाए तो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लेने के बाद यानी कि कितना कोण बन जाएगा, 360। यानी कि थीटा का मान क्या होता है इसमें, 360 होता है संपूर्ण कोण में, आपको पता होना चाहिए। ठीक, कंप्लीट एंगल इस तरह से हमको दिखते हैं। आइए, तो आपको दिख गया होगा कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लोग अंत तक तो देख चुके होंगे, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अच्छे उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, बाय, नमस्कार।